बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम चीज पढ़ेंगे उसका नाम है जनाब सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसका नाम क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा, ठीक है कि नहीं? उसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से पहले क्या हो रहा बेटा। बिफोर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बेटा बिफोर सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ यूज होती थी। अब इन रेडियो वेव्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ का क्या होता था? ये प्लेनेट है और ये कोई रेडियो स्टेशन है। फर्ज करो ये रेडियो स्टेशन इंग्लैंड में है और प्रोग्राम देखा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो बेटा जो रेडियो वेव्स एमिट की जाती थी वो यूं डायफ्रैक्ट करती हुई यूनाइटेड स्टेट्स पर पहुंचती थी। तो टू मच डायफ्रैक्शन से सिग्नल बहुत वीक हो जाता था। टू मच डायफ्रैक्शन से क्या होता था? सिग्नल बिकेम वीक। सिग्नल वीक हो जाता था और सफर अटेनुएशन होती थी, बहुत ज्यादा अटेनुएशन होती थी। और बेटा इसके अलावा अल्टरनेटिव चीज थी यूज ऑफ आइनोस्फीयर एंड स्काई वेव्स। आइनोस्फीयर क्या है बेटा? प्लेनेट अर्थ की सरफेस जो है, ये प्लेनेट अर्थ, ये सरफेस ऑफ प्लेनेट अर्थ, ठीक है। और बेटा प्लेनेट अर्थ से ऊपर एक लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस है। बेटा ये प्लेनेट अर्थ से ऊपर एक लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस है जिसको आइनोस्फीयर कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडियो वेव्स, पर्टिकुलर वेवलेंथ कितना जनाब 3000 किलो हर्ट्ज से लेकर यानी 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक की जो वेव बैंड था वो जनाब यहां से अगर आप उसको रेडियो वेव्स के ऊपर थ्रो करें तो वो यूं रिफ्लेक्ट होकर आती थी ये रेडियो वेव्स। इस तरह पॉइंट ए की नशरियात पॉइंट बी पे बहुत अच्छी देखी जा सकती थी। ये था जी कि इसमें यह था कि रेडियो वेव्स क्या कर रही हैं? रिलाय कर रही हैं आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द रेडियो वेव्स आर रिलाइंग ऑन आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आइनोस्फीयर वाला लेयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती थी बेटा। लेकिन आइनोस्फीयर के साथ प्रॉब्लम यह था कि एक ही दिन में वो लेयर अपनी हाइट चेंज करता था बेटा। एक ही दिन में वो लेयर अपनी हाइट चेंज करता था। It could come as low as 75 kilometer. It could go as high as 150 kilometer. इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि जनाब यूं रिफ्लेक्ट होकर वो यूं आ जाती थी और पहले रिफ्लेक्ट होकर यहां आ रही थी। पहले रेडियो वेव स्टेशन बी के लोग बड़े अच्छे सुन रहे थे और स्टेशन सी के लोग रो रहे थे। मगर जब दिन के उसी दिन में 6-7 घंटे बाद आइनोस्फीयर ने जब अपनी हाइट चेंज की तो स्टेशन सी वाले लोग खुश हो गए, शहर सी वाले लोग खुश हो गए और बी वाले रोना शुरू हो गए। सी वालों को अच्छे गाने सुनाई दे रहे थे और बी वालों को नहीं सुनाई दे रहे थे। इसमें देखें कि यूज ऑफ स्काई वेव्स आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे रिलाय कर रहा है। मगर इनके बाद ये इन चीजों से अवॉइड करने के लिए
सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू की। जाहिर है कि सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट गया ही 1957 में था, और उसके बाद आस्ता आस्ता सैटेलाइट्स की सिलसिला शुरू हुआ। तो 1970s के अराउंड आप कह सकते हैं कि प्रॉपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू हुई। अब इस तरह से है कि ये प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट अर्थ के गिर्द रफली मैनी थाउजेंड सैटेलाइट्स उड़ रहे हैं इस वक्त। कई सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो 20 साल उड़ने के बाद उनका सर्किट खराब हो गया, वो कोई मदद नहीं कर रहे अब हमारी मजीद, लेकिन उड़ रहे हैं 30-30, 40-40 साल। इसका मतलब है ऊपर जो जगह है जहां सैटेलाइट जिस नॉर्मल हाइट पे रोटेट करते हैं, वहां एक ठीक ठाक डेब्रिस फैला हुआ, बेशुमार खराब सैटेलाइट्स भी वहां उड़ रहे हैं। इतने ज्यादा सैटेलाइट्स भेजे गए। अब सैटेलाइट्स जो हैं वो किस में कम्युनिकेट करते हैं बेटा? वो करते हैं माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। बेटा माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है। अब होगा ये कि ये प्लेनेट अर्थ, ये दूर एक सैटेलाइट है, ये दूर एक सैटेलाइट, यहां पर आपने कोई रेडियो, ये जगह सिटी ए है और ये सिटी बी है। सिटी ए में कोई फुटबॉल का मैच हुआ, उसकी वीडियो बनी, उसकी वीडियो का एक वोल्टेज टाइम ग्राफ बना। वो वोल्टेज टाइम ग्राफ, उसके जो सिग्नल्स थे उनको माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट किया गया, और माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करके सैटेलाइट तक भेजा गया। और बेटा जिस फ्रीक्वेंसी पर भेजा उसे कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और सैटेलाइट जहां पर जब होती है बेटा तो मेगावाट्स की पावर होती है, किलोवाट्स या मेगावाट्स का सिग्नल होता है। बाय द टाइम वो जब सैटेलाइट के पास पहुंचता है तो वो रह जाता है 0.5 वॉट या मिली वॉट्स के लेवल पर चला जाता है। बेटा मेगावाट का सिग्नल तकरीबन 200 डेसिबल्स की अटेनुएशन सफर करके, मेगावाट का सिग्नल तकरीबन 200 डेसिबल्स की अटेनुएशन सफर करके सैटेलाइट तक पहुंचता है, और वो मिली वॉट में कन्वर्ट वहां रिसीव होता है। आगे से सैटेलाइट जब उसको दोबारा रीसेंड करता है, जब सैटेलाइट उसको रीसेंड करता है पॉइंट बी की तरफ, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करता है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से कहेंगे बेटा। इसे क्या कहेंगे? डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। और ये डिफरेंट होती, अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती। यानी वो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स, वो जो आप सैटेलाइट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और होती, और जो सैटेलाइट से नीचे बी की तरफ आएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और होती। भाई ये बात पेपर में कम से कम पिछले 20 सालों में 5 दफा कम से कम पूछी गई है कि जनाब uplink, why there is a different, why the uplink frequency is different from downlink frequency? Why uplink? Why uplink frequency is different from downlink frequency? जी ये जनाब, इसका जवाब क्या है जनाब? कोई बता सकता है मुझे कि क्या जवाब है इसका? जी बेटा सबसे पहली बात है कि इंटरफेरेंस ना हो। और क्या जी? इंटरफेरेंस के अलावा और क्या इश्यूज हो सकते हैं? जी टू अवॉइड इंटरफेरेंस, अटेनुएशन तो होती है सर। सिक्योरिटी जी, सिक्योरिटी रीजंस, ताकि एक बंदे को पता भी हो अपलिंक फ्रीक्वेंसी तो वो रिसीव नहीं कर सकता अगर कोई सेंसिटिव बात हो। नहीं, इसमें सिक्योरिटी रीजंस नहीं आएंगे, इसमें से वो सैटेलाइट तो
वो तो इसमें सिक्योरिटी का मसला वो और इश्यूज हो जाएंगे। कम से कम इन ये रीजन अपलिंक फ्रीक्वेंसी का डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट इंटरफेयर होने से सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। बेटा ये बात है, ये देखें कि ये अगर एक सिग्नल जा रहा है 6 गीगाहर्ट्ज पर, तो यहां पर सिग्नल क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और यहां पर सिग्नल क्या होगा जी, वीक हो जाएगी। अब ये आगे सैटेलाइट है, ये क्या है जी, आगे सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट जो वहां से सिग्नल फेंकेगा नीचे की तरफ, वो यहां पर स्ट्रांग होगा, और बाय द टाइम यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, वीक होगा। तो बेटा अगर तो जाने वाले की फ्रीक्वेंसी और आने वाले की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे, अगर तो ऊपर जाने वाले की फ्रीक्वेंसी नीचे आने वाले की फ्रीक्वेंसी से मैच करे, तो जो वहां से पावरफुल सिग्नल आ रहा है स्ट्रांग नीचे की तरफ, वो यहां से ऊपर जाने वाले कमजोर सिग्नल को स्वैम्प अवे कर देगा, अपने साथ बहा के ले जाएगा। ठीक है कि नहीं? टू अवॉइड स्वैम्पिंग अवे ऑफ वीक सिग्नल अराइविंग सर ये वापस समझा दें। बाय स्ट्रॉन्ग सिग्नल लीविंग। जी बेटा इसका क्या मतलब, बेटा इसका यह मतलब है कि ये देखें, ये प्लेनेट अर्थ है, यहां से जो सिग्नल ऊपर गया यहां स्ट्रांग है, यहां वीक है। ये सैटेलाइट है, वहां से जो सिग्नल आया वो वहां स्ट्रांग है, यहां वीक है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, इसका स्ट्रांग सिग्नल इस वीक सिग्नल को अपने साथ बहा के ले जाता है, रिफ्लेक्ट करवा देता है, और ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो तो ऐसा होता है। उसका मतलब है कि इसको इस तरह से लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है, वाई अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड इंटरफेरेंस, और दूसरा टू अवॉइड स्वैम्पिंग अवे ऑफ द वीक सिग्नल अराइविंग एट सैटेलाइट by strong signal leaving the satellite। ये बेटा फर्क होता है। प्लस आपको पेयर्स याद करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंसियों के, कि जनाब 4-6 गीगाहर्ट्ज का एक वो पेयर है, यानी 4 ऊपर जाएगी तो 6 नीचे आएगी, प्लस एक जनाब 20-30 का एक पेयर है, 20 गीगाहर्ट्ज अगर ऊपर जाएगी तो वहां से 30 गीगाहर्ट्ज नीचे आएगी। सर सिर्फ डिफरेंट होने के लिए। मैं अभी 1 मिनट दोबारा आज कोशिश करता हूं, अगर वो एप्लीकेशन बुकलेट खुल जाए यहां पर, मैं अभी ये दिखाता हूं बेटा। फिर नहीं खोल, आप आके लैपटॉप पे खोलो। अभी बेटा खोल देते हैं इसको, स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे इससे। अच्छा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे बंद क्यों नहीं हो। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि वो भी मसला है। बेटा ये देखें, जी ये देखें, ये आपके सामने ये वही चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये एप्लीकेशन बुकलेट से मैंने निकाली। बेटा इधर देखें सब लोग, और ट्रांसमिटिंग बातें नहीं करें प्लीज। A transmitting station directs a carrier wave of frequency f up towards the satellite.
The satellite receives this signal, amplifies it, and changes the carrier frequency to a lower value. बल्कि नीचे आने वाली डाउन है, ठीक है ना बेटा? नीचे आने वाली क्या है? डाउन है। आपको आवाज आ रही है सबको कि नहीं? जी सर आ रही है। ठीक, अच्छा जी। नीचे आने वाली बेटा आवाज जो है वो क्या है? वो डाउन है, ठीक है, कम है, ठीक है। टू अ लोअर वैल्यू डाउन बिफोर डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स अ रिसीवर बैक ऑन अर्थ। ये देखें, ठीक है कि नहीं? टिपिकली द अपलिंक फ्रीक्वेंसी would have of 6 gigahertz and the downlink would be 4 gigahertz, 6-4 band। ये बेटा आपको याद रखने हैं। Alternatives are 1411 and 3020 giga bands। The two carrier waves are different। अब देखें यहां पर वो जब बताता है to prevent the satellite's high power transmitted signal swamping its reception of the very low power signal that it receives। यही मैंने लफ्ज बोला था जी। सर समझ नहीं आया वैसे भी, स्वैम्पिंग से क्या मतलब? अच्छा मैं एक मिनट बता। स्वैम्पिंग मीन्स कि अपने साथ बहा कर ले जाना यार, ये मतलब है इसका, ठीक है, ये मतलब है इसका। एक मिनट, ठीक है सर। अच्छा ये देखें आगे क्या है जनाब। there is no interference of actual information being carried by the waves because there is stored as modulation of the carrier waves। swamping is the main reason बेटा, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और ये देखें, ये मैंने आपको जो वजह बताई थी कि सैटेलाइट्स क्यों जो है वो यूज किए गए, ठीक है कि नहीं? उसने 3 रीजंस बताए हैं कि वो आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो थी वो स्काई वेव्स रिलाय वो नहीं थी, यूजफुल नहीं थी, इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज की गई, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं जनाब, इसको यहां से बंद करते हैं। स्टॉप प्रेजेंटिंग, ठीक है। अब इधर से देखें तो मेरे बेटो, अगर आज आपने शफकत फरमाई, देखो मेरी बात, अव्वल तो क्लास में ना आना एक बदतमीजी, आके फिर बैठना और मतलब बातें करना बदतमीजी। प्लीज खामोशी से सुनो, आपस में बातें नहीं, अगर आ गए हो तो खामोशी से सुनो। बेटा मैं दोबारा आपके सामने बताता हूं, ये देखें यहां से जो गई फ्रीक्वेंसी ये यहां पर स्ट्रांग है, यहां वीक है। सैटेलाइट से जो निकली वो ये देखें, वो यहां स्ट्रांग है, यहां वीक है। वो कहता है कि ये स्ट्रांग सिग्नल अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हो तो ये वाला स्ट्रांग सिग्नल इस वीक सिग्नल को अपने साथ बहा के ले जाएगा, स्वैप अवे कर देगा, उसको पहुंचने नहीं देगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी, ऊपर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई इसलिए कि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। ऊपर जाने वाली की फ्रीक्वेंसी इसलिए ज्यादा है कि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। बाय द टाइम वो यहाँ पहुंचती है उसके पास फिर भी एनर्जी होती है। और यार ये जहां पर ये डाउन है, डाउन इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसमें एनर्जी कम होती है, लेकिन इसका सिग्नल यहाँ फिर भी स्ट्रांग होता है, लेकिन वो उसको अपने साथ स्वैप अवे नहीं कर देता। ये वजह, ये मैंने रीजन बताई है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है यहां तक? हेलो जी, ठीक। तो डाउन ये पेयर्स याद करने पड़ते हैं। अब अगली बात सुनते जाएं गौर से। आप मुझे बताएं कि सैटेलाइट किस्मों के होते हैं जी, बता सकते हैं कि सैटेलाइट्स कितनी किस्मों के होते हैं, बता सकते हैं? बेटा सैटेलाइट एक पोलर होती है और एक बेटा क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा पोलर के एडवांटेजेस क्या हैं जी? बेटा पोलर सैटेलाइट के एडवांटेजेस क्या हैं, ये देखें। पोलर सैटेलाइट्स की कोई वीडियो देख लेते हैं आपके सामने। जी
अच्छा ये देखिए बेटा, जो मेरी बात भी साथ साथ सुनते जाएं। ये है satellite is a rocket falling away by inclination. There are three kinds of satellite orbits. बेटा ये देखें, ये एक इंक्लाइंड ऑर्बिट है, ठीक है कि नहीं है? ये जियोस्टेशनरी नहीं है, ये पोलर ऑर्बिट है, ठीक है कि? ये देखें, पोलर ऑर्बिट जब रोटेट करता है तो नीचे से प्लैनेट अर्थ भी रोटेट कर रही होती है। बेटा पोलर ऑर्बिट प्लैनेट अर्थ को पूरा चारों तरफ से देखता है। बेटा क्या करता है? ठीक है, एक मिनट, ये इतना बेटा ये है जियो जो साथ साथ अर्थ के रोटेट करता है। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इशू ये है कि ये पोलर रीजन्स को नहीं देख सकते। और बेटा ये है पोलर सैटेलाइट। जरा आप देखें पोलर सैटेलाइट किस तरह का है। बेटा पोलर से सैटेलाइट प्लैनेट अर्थ को पूरा देख लेता है। तो देखिए नीचे से प्लैनेट अर्थ घूमती है, बाय द टाइम वो इक्वेटर पे पहुंचता है नीचे से अर्थ 23 डिग्री रोटेट कर चुकी होती है और वो पूरी अर्थ को वो करता है, स्कैन कर लेता है वो जी, रफली इतना ही। ठीक, अब आगे देखें। जी बेटा पोलर के एडवांटेजेस ये हैं कि ये लो ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है बेटा? इसका एडवांटेज ये है कि ये लो ऑर्बिट है। लो ऑर्बिट का मतलब क्या है कि ये जमीन के करीब करीब कर देखता है। बेटा ये पूरी अर्थ को कैन सी होल अर्थ, कैन सी पूरी अर्थ को देख सकता है। और उसके बाद बेटा ये क्या करता है, ये आपको कहें कि आप इसको जो है ये आप जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज यानी पूरी प्लैनेट अर्थ के कोई चीज आपने देखनी हो, ओजोन डिप्लेशन लेयर को, ओजोन की डिप्लेशन चेक करनी हो, आपने ये देखना हो कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, मुख्तलिफ जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से है, तो जियोलॉजिकल स्टडीज। उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और बेटा क्योंकि ये लो ऑर्बिट है, इसके साथ गुफ्तगू करने के लिए, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको लेस पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए। लेस पावरफुल ट्रांसमीटर, लेस सेंसिटिव रिसीवर। बेटा इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लो ऑर्बिट है, कैन सी होल अर्थ, जियोलॉजिकल स्टडीज हो सकती हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है, लेस पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए इससे गुफ्तगू करने के लिए, लेस सेंसिटिव रिसीवर से काम चल जाए। पोलर का एक ही डिसएडवांटेज है, वो पूछे वो क्या है? यार पोलर का एक ही डिसएडवांटेज है,
वो पूछे वो क्या डिसएडवांटेज है सर, बता सकते हैं आप? कैन यू प्रिडिक्ट कि वो कौन सा डिसएडवांटेज है? जी बेटा पोलर का एक ही डिसएडवांटेज है जलालुद्दीन, आप बता सकते हैं बेटा? हेलो, बहुत देर तक नहीं देख सकते बेटा पोलर का डिसएडवांटेज, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन का, GM/r√, वाला? बेटा आपको पता है कि यार जो ऑर्बिट प्लैनेट अर्थ के करीब जो सैटेलाइट रोटेट करता है उसका रेडियस कम होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। फास्ट होने से क्या मसला होता है? ये फर्ज करेंगे आपका घर है, ये आपकी छत है, ये आपकी ऊपर से जब गुजरेगा तो बहुत तेजी से गुजरेगा। इसका मतलब है आपके घर पे अगर कोई एंटेना है जो इसको देख रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एंटेना जो है वो इस तरह इससे कम्युनिकेट करेगा। यानी इसका मतलब है वो एंटेना ट्रैकिंग एंटेना होगा। क्या होगा? ट्रैकिंग एंटेना होगा। और फिर जब वो सैटेलाइट आपके हॉराइजन से निकल जाएगा तो फिर आपको पीछे से आने वाले सैटेलाइट को देखना पड़ेगा। पता चला कि आपको पोलर सैटेलाइट्स तादाद में ज्यादा चाहिए होते हैं। पोलर सैटेलाइट्स क्या चाहिए होते हैं? तादाद में ज्यादा। और आपकी छत पर जो एंटेना है वो अगले सैटेलाइट से जब उसका राब्ता टूटेगा तो उसने पिछले सैटेलाइट से क्या करना है? स्विच ओवर करना है। तो ट्रैकिंग और स्विचिंग जो है इनके प्रॉब्लम्स। बेटा ट्रैकिंग और स्विचिंग इनका प्रॉब्लम है, बाकी इनके कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, ये एक बात होगी। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का क्या मामला है? बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो दूर होते हैं, याद रखें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं। इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के, ठीक है कि नहीं? बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब प्लैनेट अर्थ को देखते हैं तो वो एक बड़े रीजन को देख सकते हैं, उनका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। मगर वो लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पोलर रीजन को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो पोलर रीजन जो होता है ना वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को नजर नहीं आता, या पोलर रीजन पे बैठकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती। और चूंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको आपके स्काई पर एक फिक्स जगह पर नजर आता है, क्योंकि वो आपको आपके स्काई पर एक फिक्स जगह पर नजर आता है, तो आप उसके साथ एक फिक्स्ड एंटेना उसकी तरफ लगा सकते हैं। यानी एक तरफ आपको पता है आपकी डिश, उस तरफ आप पॉइंट कर दें, आपको पता है कि वो आपके स्काई में एक खास जगह पर मौजूद होगा, तो आप फिक्स्ड जो एंटेनाज है ना वो यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े आप फिक्स्ड एंटेनाज कर दें, वो एक ही जगह उनका मुंह रहेगा, उन एंटेनाज को ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है और स्विचिंग ओवर करने की जरूरत नहीं। मगर चूंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दूर होता है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए आपको पावरफुल ट्रांसमीटर और सेंसिटिव रिसीवर चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए आपको पावरफुल ट्रांसमीटर और सेंसिटिव रिसीवर चाहिए। बेटा ये दो खूबियां हो तो आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपको ट्रैकिंग और स्विचिंग ओवर नहीं करनी पड़ती और आप फिक्स्ड एंटेनाज एक तरफ बड़े लगा सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा सा बीच में गैप आ सकता है क्योंकि डिस्टेंस बड़ा लंबा है। कोई टेलीफोन कॉल अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इन्वॉल्व कर रही है तो उसमें आवाज थोड़ी रुक रुक के आ सकती है, ठीक है कि नहीं? और बेटा 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरी प्लेनेट अर्थ को बिल्कुल जबरदस्त कवर कर लेते हैं। ये 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो आपस में 120 डिग्री के एंगल पर हों वो प्लेनेट अर्थ को अच्छा कवर कर लेते हैं। लेकिन ये जो जियो स्टेशनरी वाला ऑर्बिट है ये सारे का सारा भरा हुआ है सैटेलाइट से। ये बड़ा यूनिक ऑर्बिट है और ये बहुत सारे का सारा भरा हुआ है पूरा, ठीक है कि नहीं? तो बेटा दिस ब्रिंग्स माय टुडेज डिस्कशन टू एन एंड। और आए जरा इसको दोबारा उसको यही चीज बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखी है। और जो शुरू में मैंने आपको रीजंस गिनवाए कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों शुरू हुई थी, तो सबसे पहला क्या था कि जनाब आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन इररिलायबल थी और छोटे वेव बैंड्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकते थे और वो ऑलरेडी मुख्तलिफ कंपनियों ने अब वो लिए हुए थे, आपसे फिल कर लिए थे, गवर्नमेंट से उनके राइट्स ले लिए थे, ठीक है ना? तो माइक्रोवेव बैंड में इस्तेमाल किया सैटेलाइट को। माइक्रोवेव बैंड में बैंडविड्थ बड़ी होती है, इंफॉर्मेशन कैरिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? आए जरा इसको दोबारा देख लेते हैं। यस वो बुक को
जरा वो बुक आपके सामने दोबारा पेश करते हैं जी। ये देखें बेटा, satellites may orbit the earth in polar orbits as illustrated in the figure 3.15. Polar orbits are relatively low with the period of rotation of order of 90 minutes. Such satellite will, as a result of the rotation of Earth at some time each day, orbit above every point on the Earth's surface. For a satellite having a period of 90 minutes, each orbit crosses the equator 23 degrees west of the previous orbit. ठीक है कि नहीं? It is not possible to have continuous communication link with one such satellite because from Earth the satellite appears to move rapidly across the sky and for part of time is below the horizon. Polar satellites are used as well as for communication for monitoring the state of Earth's surface, weather forecasting, spying. ठीक है कि नहीं? अच्छा देखिए, ये है जनाब. Alternatively, satellites may be placed in geostationary orbit as illustrated. अब आगे देखें आप, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अगर आप नोट करें तो उससे नजर नहीं, देखा नहीं जा रहा पोलर रीजन को. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 into 10⁴ above the Earth's surface. If the satellite is orbiting in the same direction as the direction of rotation of Earth, then for an observer on Earth, the satellite will always appear to be above a fixed position on equator. The satellite can allow for continuous communication between ground station and anywhere on the surface of Earth that can receive signal from satellite. A number of such satellites with overlapping areas of communication are used for transoceanic telephone calls, removing the need for long distance submarine cables. Submarine cables आपको पता है जो अंडर सी चलती हैं. International television broadcasts are possible, enabling viewers in one country to watch telephone broadcast for a television broadcast from other. It should be remembered that geostationary satellites are in equatorial orbit and thus polar regions may not be in the line of sight with the satellite. Where the communication is possible, the height above the Earth's surface of the satellite give rise to delay in conversation between two people using a satellite link. This delay would be unacceptable where several satellites provide the complete link. For this reason, geostationary satellite may be used in conjunction with optical fibers. अच्छा देखिए आखिरी सेंटेंस पढ़िए. Polar orbiting satellites are used for communication since they are in low orbits, resulting in short time delay between transmission and receipt of a signal. Furthermore, total global coverage is possible. However, a network of such satellite is required in order to maintain a continuous link. The satellites may be tracked and link switched from one satellite to another. मैंने ये बातें बताई हैं ना आपको. और geostationary satellites have an advantage that they do not need to be tracked. उनके लिए आपको ट्रैकिंग एंटेना नहीं चाहिए. जी बेटा मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें. जी 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 बेटा मैंने आपको ये 3 रीजंस आपको सारे बता दी.
बेटा अब आप सुनते जाएं, मैंने आपको पढ़ाया क्या है टेली कम्युनिकेशन। बेटा टेली कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर था, इसमें मैंने सबसे पहले आपको डेसिबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए थे। किस किस ने वो डेसिबल्स वाले न्यूमेरिकल किए हुए हैं वो मैंने कराए थे, और काफी न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। उसके बाद मैंने आपको याद है एएम और एफएम कराया था, एएम और एफएम कराया था, और एएम और एफएम के क्वेश्चंस भी कराए थे, और क्वेश्चंस और भी सेंड किए थे, और एएम एफएम की आपको मैंने अलग-अलग असाइनमेंटें भेजी। तीसरे नंबर पर था बेटा डिजिटल सिस्टम्स। मैंने आपको डिजिटल सिस्टम कल रात अलहदा से कराया सारा, 8 to 9:30 जिस किसी ने अटेंड किया है, और उसमें उसकी वीडियो आज दिन में अपलोड हो जाएगी। चौथा बेटा था जनाब केबल्स। मैंने केबल्स में आपको 4 चीजें कराई थी, कॉपर केबल्स, ठीक है ना, कोएक्सियल केबल्स, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स, और मैंने आपको वो क्या कहते हैं माइक्रोवेव लिंक्स कराए थे। और उसके बाद मैंने एक लेक्चर और भी दिया था यहाँ पर, जिसको आप 2A लेक्चर कहें, जिसमें मैंने रेडियो बैंड्स के ऊपर लेक्चर दिया था। और फिर बेटा 5वां लेक्चर आज दिया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कराई है। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन जो है एंड हो जाता है। और जिस किसी ने ये सारी देखी है तो आई होप वो उसको, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो मैं बेस्ट कर सकता था। अल्लाह मुझे तौफीक दे इसको बेहतर करने की। जी टेली